नमस्कार। मैं डॉक्टर कोविंद कुमार श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की तरफ से सभी पैनलिस्ट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारे वेबिनार का विषय है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज एंड कोपिंग स्ट्रेटजी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हमारे साथ में इस समय डॉक्टर दीपक चौहान जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जुड़ चुके हैं। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनंत कुमार जोशी जो कि प्रिंसिपल हैं आरजेएस लॉ कॉलेज के बीकानेर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संतोष राज पुरोहित प्रिंसिपल रियान कॉलेज हनुमानगढ़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें तो मैं हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर एम.के. गडोलिया जी जो कि हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, हमें समय समय पे गाइड करते रहते हैं, जिनकी प्रेरणा से आज का जो ये वेबिनार है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मैं विधि सर से गुजारिश करूंगा कि आप इस वेबिनार की फाउंडेशन का जो कीनोट एड्रेस है, इस थीम के पीछे जो आइडिया है उसे बताएं ताकि हम वेबिनार को आगे बढ़ा सकें। तो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर एम.के. गडोलिया सर। धन्यवाद डॉक्टर कोविंद कुमार। एक बहुत ही अच्छा थीम आपने लिया है जो समसामयिक है और इस समय चर्चा के सर्वत्र उपयुक्त है। यदि हम देखें तो श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में कोविड-19 पैंडेमिक जो खतरा, विश्वव्यापी खतरा हम कह सकते हैं, जो प्रारंभ हुआ, उसके साथ ही मेरे ख्याल से हम पहले विश्वविद्यालय होंगे जिन्होंने अगले ही दिन से एक कार्यक्रम शुरू किया, नया कार्यक्रम शुरू किया। कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं, और प्रयास किया कि इस वैश्विक महामारी में जो विद्यार्थी घर पर बैठे हैं उनमें जागरूकता उत्पन्न हो कि ये पेंडेमिक क्या है, बीमारी क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि जब विश्व में ये महामारी फैली तो मैं कहूँगा कि पूरा विश्व, न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इस तरह की महामारी के लिए तैयार नहीं था। और यह खतरा पहली बार हमारे सामने आया क्योंकि ऐसा पास्ट में कभी देखा नहीं गया था। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे बचा जाए। और भारत जो कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, अगर समय रहते प्रयास न करते तो आज हम जो महामारी का रूप देख रहे हैं उससे कहीं अधिक नुकसान हमारे देश को हुआ होता। मैं हमारे विश्वविद्यालय के जो चेयरपर्सन है श्रीमान दिनेश जी जुनेजा और हमारी स्पॉन्सरिंग बॉडी के जो अध्यक्ष है श्री बाबूलाल जी जुनेजा, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हुए शीघ्र ही ये कार्यक्रम शुरू किया। प्रारंभ में विद्यार्थियों के इंटरेस्ट के टॉपिक लिए और उनमें सॉफ्ट स्किल्स जैसे इंटरव्यू स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, इस तरीके के टॉपिक लेकर और बच्चों को एक तरीके से घर पे बैठे हुए कॉलेज या विश्वविद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद में हमने विभिन्न जो शख्सियत हैं हमारे आसपास में और राजस्थान में और देश में, प्रदेश में, उन विभिन्न शख्सियत का इंटरव्यू फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण शुरू किया। और मुझे खुशी है कि आज
ये फेसबुक पेज बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और इसके लाइक्स की संख्या अब लाखों में पहुंच रही है। यदि हम हायर एजुकेशन सेक्टर को देखें तो हमारे प्रदेश और देश में भी ठीक उसी तरह का वातावरण था कि हमारा सेक्टर भी इसके लिए तैयार नहीं था। जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही थी वो अचानक स्थगित हो गई और एकदम ऐसा माहौल बना कि हमें समझ में नहीं आया कि हम किस तरीके से इससे आगे इस चैलेंज को स्वीकार करें, कैसे आगे बढ़ें। हायर एजुकेशन के लिए चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं। समय समय पर प्रारंभ से ही हमारे सामने विभिन्न चैलेंजेस आते हैं और हम उनको कॉप अप करने के लिए हम उनसे निपटने का प्रयास करते हैं और यही कारण है कि आज हायर एजुकेशन सेक्टर भारतवर्ष में इतना बढ़ चुका है कि विश्व में यदि हम देखें तो तीसरा स्थान भारतवर्ष का आता है। चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा नंबर हायर एजुकेशन का आता है। जबकि यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यदि आप देखो तो देश में केवल 20 विश्वविद्यालय थे और आज 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। प्रारंभ में जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी थी तो विद्यार्थियों की संख्या केवल 2-2.5 लाख के आसपास थी, जो अब बढ़कर 374 लाख हो चुकी है। तो एक ह्यूज सिस्टम को हम कैटर कर रहे हैं और इसलिए रिस्क भी ह्यूज है, चैलेंजेस भी ह्यूज है। हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल एक्सपांशन के द्वारा इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया कि भारत जो कि एक इलिटरेट्स का देश कहा जाता था, उसमें आज लिटरेसी की दर जो है वो 3/4 से ज़्यादा हो चुकी है। मेल लिटरेसी इससे भी ज़्यादा है। तो हम समय समय पर ये प्रयास करते रहे हैं कि न्यूमेरिकल एक्सपांशन हो और न्यूमेरिकल एक्सपांशन से शिक्षा देश के हर कोने तक, हर नगर तक, हर ग्राम तक पहुंचे। और इसके साथ ही जो चैलेंजेस हमारे सामने उपस्थित हुए वो थे कि भारतवर्ष एक गरीब देश है और आर्थिक विकास के ऊपर भी इसको ध्यान देना था। तो एक चैलेंज है क्योंकि विकास और शिक्षा में संबंध है और ये संबंध पॉजिटिव है। अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था तो किस प्रकार अधिक से अधिक कॉलेज खोले जाएं और उसका एक्सपांशन किया जाए। इन सारी बातों से जूझते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे देश में अब शिक्षा के डिस्टेंस एजुकेशन का प्रकार है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ई लर्निंग है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम विद्यार्थियों को आज कैटर कर पा रहे हैं। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका निकले जिससे वो घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सके, एजुकेशन से जुड़ सके। तो कहने का अभिप्राय यह है कि खुशहाल दास विश्वविद्यालय इन चैलेंजेस को साथ लेकर चल रहा है और आज की चर्चा में जो हमने विभिन्न पैनलिस्ट लिए हैं उसका भी उद्देश्य यही है कि हम सब मिल बैठकर विचार करें कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, एडमिशन का, एग्जामिनेशन का, पढ़ाई का क्या रूप होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी। और अगर हम ये विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं तो मैं समझूंगा कि आज की चर्चा सार्थक रही। मैं पुनः सारे पैनलिस्ट का एक बार फिर स्वागत करता हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय के आग्रह को स्वीकार किया और विश्वविद्यालय के लिए समय निकाला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो यूनिवर्सिटी का बेसिक आइडिया बताया कि यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन शुरू होते ही किस तरह से फेसबुक के थ्रू डिजिटल मोड को अपनाते हुए अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ
कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस लेवल स्टूडेंट्स के अंदर जो बढ़ना शुरू हो गया था, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता था, किस तरह से हम जो इस त्रासदी के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन समय के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगाना, उनके लिए एग्जाम, ये सबसे बड़े हमारे लिए चैलेंजेस है। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर दीपक चौहान से सवाल पूछना चाहूंगा कि सर, आज हमारे देश में जो इंटरनेट की स्थिति है, स्टूडेंट्स जो है गांव से आते हैं, सबके पास में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, सबके पास में मोबाइल स्मार्टफोन आज भी अभी नहीं है। अगर हम गांव देहात के स्टूडेंट्स को देखें, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी तक लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, कंप्यूटर सिस्टम चलाना नहीं जानते हैं, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन मोड पे चले जाएं, तो किस तरह से ये चीजें हो पाएंगी, कितना हमें समय लग पाएगा, और सरकार इस लिए क्या कर सकती है? क्योंकि आप लॉ के फील्ड से आते हैं, तो एक आप लीगल सुझाव भी उम्मीद करता हूं कि दे पाएंगे। प्रोफेसर दीपक चौहान। धन्यवाद कोविद जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं चेयरमैन साहब को, दिनेश जी को, वाइस चांसलर जी को, और अभिनंदन करता हूं अपने साथ बैठे सभी पैनलिस्ट का। कोविद जी, आपका जो ये सवाल है, दिस इज वेरी वेरी मच रिलेवेंट हियर, और आपने इसके लिए जो है मुझको चुना है। तो एज पर माई दिस नॉलेज एंड द स्टडी रिसर्च जो मैं कि आज कोविड-19 को लेकर कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, जब से कि ये पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया है, इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो समस्या जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ही आई है। और इसको मैं एक 5 टियर या 5 लेयर एक प्रॉब्लम जो है एक्सेप्ट कर रहा हूँ एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, जैसे कि आपका टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो है गवर्निंग बॉडीज के सामने। सेकंड, मैं मानता हूं जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सफर कर रहे हैं, फैकल्टी स्टाफ बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, और जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम हैं हमारे, वो हमारे यहाँ पर की सोर्स हो जाते हैं जो कि एक प्रॉब्लम में आ रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं देख सकते इस चीज के लिए। तो उनके लिए अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन का जो 4th जनरेशन एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं थ्रू दिस ऑनलाइन मोड या ई लर्निंग मोड। सबसे पहला जो एजुकेशन का सिस्टम रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि गुरुकुल सिस्टम की हम बात करते थे, एक टीचर है, शिक्षक है या गुरु है, और उनके साथ में कुछ उनके शिष्य जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टीचर और गुरु। सेकेंड सिस्टम हम देखते हैं, सेकेंड सिस्टम जो आपका आ रहा है वो यूनिवर्सिटी सिस्टम या स्कूल कॉलेज सिस्टम आया है। डिफरेंट टीचर्स आर देयर, डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर, वो सबको एजुकेशन दे रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है बच्चे, शिष्य और गुरु के बीच में। ये पहले सिस्टम में भी था, दूसरे सिस्टम में भी था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरस्पोंडेंस एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन। वहां पर बच्चे के सामने, स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम बढ़ी, लेकिन फिर भी ये है कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग उस एजुकेशन को बढ़ावा मिला, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे उनके लिए सबसे बड़ा फायदा उस डिस्टेंस एजुकेशन का हुआ। अभी हम जो ऑनलाइन सिस्टम या ई लर्निंग एजुकेशन आज की जो बात कर रहे हैं, जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने भी इसमें रखा है, अपनी टॉक में, इंट्रोडक्शन टॉक में रखा है उन्होंने, तो इसके अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ऑनलाइन मोड में वो आ सकती है इफ सपोज यू आर हैविंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू यहाँ पर आता है, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में अवेलेबल ही नहीं है उस लेवल का। यहाँ जो बच्चों के बीच में एक गैप आता है जो रूरल और अर्बन एरियाज के हैं, या उसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लेकर हम जाएं, जहां पर टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर जो एडवांस टेक्नोलॉजी का है वो पहुंच चुका है, उन बच्चों के लिए हम ऑनलाइन एजुकेशन के मीडियम को मान सकते हैं कि उनके लिए ये फ्रूटफुल हो सकता है। 100% नहीं, लेकिन आप मान लीजिए कि ये कुछ परसेंटेज तक उनको बेनिफिट देगा, मैक्सिमम परसेंट बेनिफिट उनको मिल जाएगा। बट इफ सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज, जहां पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा या
जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके द्वारा दिया ही नहीं गया है, तो उन बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो जाती है। नाउ जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो उसके जो टूल्स हैं फॉर दैट क्वालिटी एजुकेशन और फॉर द जनरल एजुकेशन, वो टूल्स उन बच्चों के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इंडिया, अ कंट्री वेयर अ लार्ज पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, अभी भी हम देख सकते हैं, मैं एक बिल्कुल छोटा सा आपको आंकड़ा दे रहा हूं इस चीज के लिए। इफ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि वीट और जो सीरियल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू इम्प्लीमेंट आवर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 100%। कोशिश कर रही है, मिनिस्ट्रीज कोशिश करती हैं, गवर्नमेंट कोशिश करती हैं, जो लोकल लेवल पर पब्लिक है वो भी कोशिश करती है। तो जब वही सिस्टम अभी तक नहीं हो पाया है, पिछले 10 साल से हम कोशिश कर रहे हैं करीब करीब, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो रूरल एरियाज हैं या जहां पर बच्चे विलेज में रहते हैं, उनके लिए कि वो एक लैपटॉप भी खरीद पाएंगे या एक अच्छा मोबाइल फोन खरीद पाएंगे। मैं मान सकता हूं कि वो कुछ इस चीज के लिए, मोबाइल फोन के, लैपटॉप के लिए प्रयास करें और खरीद भी लें, तो क्या हमारा सिस्टम, गवर्नमेंट एजेंसीज या सर्विस प्रोवाइडर्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट की फैसिलिटी दे सकते हैं? अभी देखिए, हम सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर दिस नेशनल कैपिटल दिल्ली में, अभी हम वाईफाई देने की जो आप पार्टी गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि हम वाईफाई देंगे, बट सेवरल रेस्ट्रिक्शंस आर देयर कि अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए, वो चीज देखने के लिए मेट्रो सिटी या नेशनल कैपिटल के लिए, तो हम कब तक अपने गांव में पहुंच पाएंगे इंटरनेट की बेसिक फैसिलिटी के लिए? कब तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी, उनके हाथ में मोबाइल फोन पहुंच सकते हैं? कैसे वो लोग जो है कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू क्लास ले सकते हैं? तो ये सभी इश्यू जो है, मैं ये मानता हूं कि कोविड-19 के आने से दैट वी आर able to see that what will be in future, in coming future. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वो सभी कैसे कोप अप कर पाएंगे इस चीज के लिए? दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। यहाँ पर इस जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी ड्यूटी बन जाती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है, लेकिन गवर्नमेंट अब उस चीज को कैसे कर पाती है, ये भी देखने का एक इश्यू हो जाता है। प्रॉब्लम इज सेम दैट अबाउट the gap which is we are looking at that particular gap की जो gap है बढ़ रहा है, day by day बढ़ रहा है। उस gap को कम करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी हम ला पाएंगे? उस gap को कम करने के लिए टूल्स हम बच्चों को दे पाएंगे? अगर ऐसी कुछ संभावनाएं आ सकती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की ओर से, बट मुझे नहीं लग रहा है। मैंने आपको बता दिया, फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट एबल, मीन्स आवर गवर्नमेंट्स और आवर सिस्टम, जब पीडीएस सिस्टम को ही आप इम्प्लीमेंट 100% नहीं करा पाए हैं, जो कि आप उनको बेसिक जो राइट है, राइट टू फूड, वो देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो एडवांस राइट है, जो 4th जनरेशन राइट की हम बात कर रहे हैं कि हम उनको इंटरनेट फैसिलिटी या मोबाइल फोन के थ्रू लर्निंग या कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग दें, तो उसमें अभी बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। अभी यहाँ पर जैसे कि मैं बात करता हूँ एसकेडी यूनिवर्सिटी की, जो एसकेडी विश्वविद्यालय है, इसके प्रयास सराहनीय है। इन प्रयासों को अगर हम एक बेस्ट प्रैक्टिस या मॉडल कोड मानकर चलते हैं, तो शायद इस तरह के प्रयास जो है वो दूर तक काम आ सकते हैं, और जो गांव देहात में रहने वाले बच्चे हैं उनको ये प्रयास जो है फायदा दे पाएंगे, और दे भी रहे हैं, दे भी पाएंगे। तो मेरा यही मानना है। कोविद जी, यहाँ पर डॉक्टर कोविद जी, मैं विराम देता हूँ अपनी बात को कि गैप बहुत बढ़ा हुआ है, इसमें बहुत अधिक अभी समय लगना है इस चीज के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस एजुकेशन सेक्टर का बजट बढ़ाते हुए और अधिक ध्यान देकर ऑनलाइन लर्निंग या जो 4th जनरेशन एजुकेशन सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। कोविद, थैंक यू सर। आपके सजेशन और आपके जो व्यूज हैं वाकई पॉलिसी मैटर के हिसाब से देखने की जरूरत है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राइट टू एजुकेशन जो है वो प्रॉपरली अभी हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो हम किस तरह से उम्मीद करेंगे, या गवर्नमेंट को पॉलिसीज लेके आनी चाहिए कि आने वाले समय में हम गांव-गांव तक नेटवर्क और अपने स्टूडेंट्स के लिए रेडी कर सकें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं अभी अपने सभी पैनलिस्ट को बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो है फेसबुक के थ्रू लाइव भी जा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, एसकेडी यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर्स भी इस प्रोग्राम के थ्रू लाइव जुड़े हुए हैं, और उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपका कोई पैनलिस्ट से कोई सवाल है
तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर वो सवाल लिख के भेज सकते हैं। ये आपका जो सवाल है उनके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी हमारे साथ में डॉक्टर रविंदर पुरी जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है नेशनल लॉ कॉलेज सिरसा से, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। मैं डॉक्टर रविंदर पुरी से पूछना चाहूंगा कि सर, जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है एग्जामिनेशन सिस्टम को लेके, कि अभी एग्जाम शुरू ही हुए थे कि पूरे देश में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और अभी तक हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले बीच बीच में नोटिस आ रहे थे कि हम लोग मई में एग्जाम करवा लेंगे या फिर जून में करवा लेंगे, अभी जुलाई का आ रहा है। और वो एग्जाम भी किस तरह से होंगे, यूनिवर्सिटीज जो है अपने अंडर आने वाले सिस्टम के अंदर देख रही हैं कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग से पॉसिबल है, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एग्जाम करवाने, तो एग्जाम वो कितने टाइम में हो पाएंगे। और कुछ सजेशंस आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम करवा लिए जाएं। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम करवा लिए जाते हैं तो सब्जेक्टिव एग्जाम के ऊपर किस तरह से असर पड़ेगा। तो इन चैलेंजेस को आप किस तरह से देखते हैं और इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, डॉक्टर रविंदर पुरी? सभी को नमस्कार। जो श्रोता, जो दर्शक और जो ऑडियंस इस समय जुड़ी हुई है, तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। विशेष रूप से एसकेडी विश्व के जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान एसकेडी यूनिवर्सिटी ने मतलब तमाम यूनिवर्सिटी से आगे निकल के शिक्षा पे लॉकडाउन नहीं होने दिया, बकायदा से ई लर्निंग चलती रही, लोगों तक बातचीत पहुंचती रही। ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो विश्वविद्यालय अपना एक काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है, उल्लेखनीय है। मैं तमाम लोग यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो कि एसकेडी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, तमाम लोगों को मैं साधुवाद और अपनी तरफ से बहुत बहुत नमन करना चाहता हूँ। और मेरे जो पैनलिस्ट हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उनको भी मैं नमस्कार कह रहा हूँ। और तमाम जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, मैं तमाम लोगों से बात करने वाला हूं। आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन मैं इस सवाल को एक अलग नजरिए से देखता हूं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी देरी आई है, ये देरी कोई बहुत बड़ी देरी नहीं है। हम लोगों को अगर हमारा जो ये संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है जो है, अगर ये किसी तरीके से कोरोना वायरस का कहर हमारा थोड़ा सा रुक जाता है, थम जाता है, तो ये मान के चलो कि हमारी ये दूरी जो बच्चों के बीच में और हमारी दूरी जो हुई है, एग्जामिनेशन की देरी हुई है, ये तमाम चीजें हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कोई इतनी देर नहीं हुई है कि हम लोग ये कह दें कि हमारा पूरा का पूरा जो सेमेस्टर है, पूरा सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हमारा महीना लगभग जुलाई का होता है, तब आमतौर पे एडमिशंस होते हैं। जून के महीने में छुट्टियां होती हैं, मई के महीने में और अप्रैल के महीने में एग्जामिनेशंस होते थे। तो आप मान के चलिएगा कि हम कोई 15-20 दिन या एक महीना जरूर लेट हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने ये पूछा कि किस तरीके से अब ये चीजें हो पाएंगी, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में सभी शिक्षकों को मैं ये एक नमन करना चाहता हूं कि तमाम शिक्षकों ने अपने अपने ढंग से विद्यार्थियों तक पहुंचने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके पास मोबाइल नहीं थे, उन्होंने बेचारों ने कहीं से मोबाइल अरेंज किए। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, उन्होंने अपने घर वालों के, अपने बच्चों के, किसी आस पड़ोस के स्मार्टफोन लिए। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा कि ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ फाइल्स के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, फोन के माध्यम से अपने विद्यार्थियों तक पहुंचते रहे। और ये जो टीचर्स ने अपनी भूमिका लॉकडाउन के दौरान अपनी दिखाई है, इस सारी की सारी भूमिका को तो मैं कहता हूं कि इतनी जल्दी अपने आप को अपडेट करना, ये किसी और वर्ग ने इतनी जल्दी अपने आप को अपडेट नहीं किया है जितनी जल्दी की शिक्षकों ने अपने आप को किया है। हम लोग विद्यार्थियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। पहले मैं आपको उन समस्याओं के बारे में बता देता हूं। हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि लगभग 75% लोग ऐसे हैं जिनके साथ बच्चों के साथ संपर्क हो रहा है टीचर्स का। 25% ऐसे हैं जिनके साथ स्मार्टफोन के तहत माध्यम से नहीं हो रहा है, लेकिन फोन के माध्यम से 10-15% जो बाकी रहते हैं उनके साथ हो रहा है। 5-10% ऐसे लोग हैं जिनके घर पे फोन उपलब्ध नहीं है या वो फोन उनको दिए ही नहीं जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी गर्ल्स स्टूडेंट्स के फोन आते हैं जो कहती है कि सर हमारे घर में फोन तो है, मेरे भाई के पास है या मेरे फादर के पास है, लेकिन वो फोन हमारे पास नहीं है, हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है।
हमें पढ़ने के लिए भी स्मार्टफोन नहीं दिया जा रहा है और ये कह के कि इसके अंदर कुछ बुरी तरह की चीजें आ सकती हैं, कुछ इस तरीके की जानकारियां आ सकती हैं, तो वो की जा सकती है। तो मैं ये कहता हूं कि इस पूरे समय में, जो इस समय का हमारा पूरा समय चल रहा है, इसमें हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मानव जाति के साथ इस तरीके से हेलो, ये किसने अपना माइक्रोफोन ऑन किया हुआ? प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करना प्लीज। माइक्रोफोन जिन लोगों ने ऑन किया हुआ है कृपया करके वो ऑफ कर देंगे। वीडियो ऑन रखिएगा। देखिएगा, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ, मानव जाति के साथ ये घटनाएं घटित होती रही हैं। लंबे समय से हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ होता रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि जब न्यूटन ने पहली बार ग्रेविटी के बारे में बताया था, उन्होंने आइसोलेशन के क्वारंटाइन पीरियड के दौरान ही उन्होंने वो खोज वहां पर की थी। हमारे सामने उसके बाद भी 1920 के अंदर भी ये बात आई। हमारे पास प्लेग भी इंडिया में आया। हमारे सामने और भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। हम मानव जाति में एक रेजिलियंस नाम की जो चीज है कि हम लोग गिरते हैं, ढहते हैं, फिर हम संभलते हैं, फिर हम उठते हैं और पहले से बेहतर बन के उठते हैं। याद रखिएगा मेरी बात, सभी लोग जो सुन रहे हैं, सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम इससे निकलेंगे तो हम इससे बेहतर होकर निकलेंगे। शिक्षक भी इससे बेहतर होकर निकलेंगे, टीचर भी इससे बेहतर होकर निकलेंगे। एक बड़ा सवाल थे बच्चों पे, अब हम अपनी जानकारियां कैसे पहुंचाएं, एग्जामिनेशन कैसे होंगे, ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है कि एक, जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा है, अब हम लोगों को लोकल पे आश्रित होना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शब्द होता है जो हमारे भारत में बहुत कम इस्तेमाल होता है, वो वर्ड है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है समुदाय। समुदाय का मतलब है वो एरिया जहां पे हम लोग रह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सामुदायिक क्षेत्र में, जैसे गांव हैं, ढानियां हैं, छोटे छोटे क्षेत्र है, वहां पर ही हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप होंगे और धीरे धीरे वहीं से अगर ऑनलाइन शिक्षा का कोई चलेगा सिस्टम तो ये वहीं से चल पाएगा। क्योंकि जिन लोगों के पास महंगे मोबाइल लेने के पैसे नहीं है, जिनके पास इंटरनेट सुविधाएं नहीं है, पहले साइबर कैफेज होते थे, साइबर कैफेज बंद हो गए थे। धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें फिर से शुरू होंगी, उनका रूप और होगा और उस रूप के माध्यम से हमारे विद्यार्थी गांव में कहीं भी बैठे हुए वहां पे वो शिक्षा को हासिल कर पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी क्लासरूम शिक्षा का ऑनलाइन शिक्षा के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। उसका कारण है कि जब हम विद्यार्थी के सामने बैठते हैं, विद्यार्थी के सामने हम बैठकर बात करते हैं, उसका हम चेहरे को देखते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं, उसके दुख दर्दों को समझते हैं, तो टीचर की भूमिका केवल पढ़ाना नहीं होता है, ये समझने वाली बात है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूं मेरे से बेहतर यूट्यूब पे अवेलेबल हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूं मेरे से बेहतर किसी और जगह पे भी पीडीएफ फाइल्स के अंदर या फेसबुक पे या किसी और भी साइट पे अवेलेबल हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बेहतर बोल रहा हूं, मेरे से बेहतर बोलने वाले भी हजारों लाखों लोग होंगे, उससे बेहतर लिखने वाले भी होंगे। लेकिन जब क्लास में टीचर बच्चे के सामने जाके बोलता है तो उसके पीछे उस टीचर का अनुभव भी बोलता है, उस टीचर का अपना जो इमोशनल और टेक्निकल माइंड है वो भी बोलता है। और बच्चे के सामने जब टीचर बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक शिक्षा का बेहतरीन मॉडल होता है। लेकिन हमारा अब दुर्भाग्य है, और मैं तमाम लोगों को, टीचर्स विद कम्युनिटी के बैठे हैं, कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा समय जरूर नष्ट हुआ है, लेकिन ये नष्ट जो हुआ है इसके अंदर हमें 2-3 फायदे हुए हैं। पहला फायदा ये हुआ कि टीचर्स ने अपने आप को अपडेट किया। टीचर्स ने, जो टीचर बोल नहीं सकते थे, जो टीचर्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक ऐसी टीचर, जेबीटी टीचर मुझे जानती है कि जो ये कहती थी कि मैं, मतलब बच्चों के सामने जब बोलती हूं तो मुझे बोलने में बच्चों के सामने भी काफी दिक्कत होती है। आज वो टीचर अपने मोबाइल पे ऑडियो बनाकर, अपने सुंदर सुंदर ऑडियो बनाकर अपने बच्चों को भेजती है और उसके ऑडियो काफी मशहूर है। कहने का अभिप्राय यह है कि टीचर्स ने अपने आप को अपडेट किया है, बच्चे भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तमाम बच्चे तरह तरह की चीजें सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पीरियड चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इस पीरियड के अंदर कि ये रहेगा, समय के साथ साथ ये जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जो सीखा वो बेहतरीन सीखा, हमने अपने आप को अपडेट किया।
और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो सेशन अगर 1-2 महीने लेट हो जाता है तो मेरे को लगता है कि हम उस समय को कवर कर लेंगे, उसके अंदर हमें जरा सी भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, जिसके माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये चीजें वक्त की मांग थी। अगर ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन ना होता तो शायद हमारे बहुत सारे टीचर, हमारी बहुत सारे बच्चे, हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स इन तमाम चीजों को ना सीख पाते। हम लोग गिरे हैं लेकिन हम हारे नहीं हैं। हम लोगों ने इसमें से भी बहुत कुछ सीखा है, आगे भी सीखते रहेंगे। एक बात मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी ना किसी तरीके से बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सर ने, कोविड जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि एग्जामिनेशन कैसे होंगे। मैं ये मानता हूं, अभी अभी मैं एक मीटिंग से आ रहा हूं जहां पे एग्जामिनेशंस के बारे में बात हो रही थी, फैसला लिया जा रहा था। मैं अपनी सलाह यही देना चाहता हूं कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं, हम लोगों ने अभी उन्हीं एग्जाम्स को करना है। शेष एग्जाम हम ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में कैसे करना है, उसके लिए हम 1 महीना इंतजार कर सकते हैं। और हमारा सेशन जो है, जो पहले जुलाई से शुरू होता था, और जुलाई वाला जो सेशन शुरू होता था वह एडमिशन डेज में काफी हमारा टाइम खर्च होता था। मैं ये मानता हूं कि जुलाई हमारा ऐसे ही बीतता था, अगस्त में जाकर क्लासेस शुरू होती थी सही ढंग से, तो अब वो अगस्त की बजाय सितंबर में शुरू हो जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी राय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर रविंद्र पुरी। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं इस समय, ये कि इस कोरोना के टाइम में भी आपने एक उम्मीद को जिंदा रखा है कि किसी भी तरह के जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने की बात की है। अब मैं फेसबुक से एक सवाल आया है जो कि एग्जामिनेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसे मैं आगे डॉक्टर अनंत जोशी जी के पास में लेके जाना चाहूंगा, जो कि प्रिंसिपल है बीकानेर लॉ कॉलेज से। तो डॉक्टर अनंत जोशी से मैं पूछना चाहूंगा कि नुपुर का शर्मा का ये सवाल है, क्या हम स्टूडेंट्स को जो उनकी प्रीवियस क्लास की परफॉर्मेंस है उसके बेस पे प्रमोट कर दें? क्या ये स्ट्रेटेजी, क्या ये पॉलिसी वर्केबल है, ये स्टूडेंट्स के हित में है? आपके क्या व्यू है सर इसके ऊपर? डॉक्टर अनंत जोशी। थैंक यू कोविड जी। नमस्कार, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आवाज सुनाई दे रही है सर? सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा दें आप। अब आ रही है सर? जी जी सर। जी थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो एसकेडी यूनिवर्सिटी और उसकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस माध्यम से चुना। वाइस चांसलर साहब ने बहुत सारी बातें की थी और अभी रविंद्र जी पुरी ने और दूसरे साथियों ने भी कुछ बातें रखी। आपका प्रश्न सीधा सीधा अभी एग्जामिनेशन को लेकर है, उसके बारे में मेरा ये कहना है सर कि एग्जामिनेशन जो है वो बच्चों का फाइनल ईयर का एग्जाम, जैसा भी रविंद्र जी पुरी जी भी कह रहे थे, फाइनल ईयर के जो एग्जाम है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि उनको करा लेना चाहिए। और जो दूसरे एग्जाम्स है, दूसरी क्लासों के एग्जाम, उनके लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जहाँ तक प्रमोट की बात है, मैं उसको अभी उचित नहीं मानता, क्योंकि सेशन जो है लेट तो हो ही चुका है, और यदि सेशन 1-2 महीने लेट हो भी जाए तो हम उसको और कवर कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा। लेकिन एग्जाम न ले, ये प्रमोट करना मेरे हिसाब से आने वाले के टीचर के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये स्कूल लेवल पर तो ऐसा संभव है, लेकिन विद्यालय के जो एग्जाम जो है, प्रोफेशनल जो एग्जाम है, इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम है या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के जो एग्जाम है, उनमें प्रमोट करना एक बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए इसका वेट किया जाना चाहिए। एक ग्लोबल एपिडेमिक है, इसको हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और रविंद्र जी ने सही कहा है कि ये हमारे लिए एक अवसर बन गया है। बहुत सारे टीचर ऐसे थे जो पहले जो इस डिजिटल तकनीक से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, अब धीरे धीरे वो सीख रहे हैं और स्टूडेंट तक पहुंच भी रहे हैं। तो वो स्टूडेंट तक पहुंच रहे हैं तो स्टूडेंट भी हमारे तक पहुंच रहे हैं अपनी इस तकनीक के माध्यम से। लेकिन बेसिक सवाल ये हमेशा बना रहेगा कि इंडिया में जहाँ तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि तहसील, कस्बों में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो हम डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट के तक पहुंच पाएंगे, उसका अभी समय लगेगा। लेकिन एक शुरुआत उसकी हो चुकी है और एक अच्छी शुरुआत है। और एक बात से मैं और भी सहमत हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस जो है
वो ऑनलाइन क्लासेस कभी भी जो क्लासरूम टीचिंग है, हमारी जो क्लासरूम लर्निंग है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। ये रविंदर जी पुरी ने भी कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो क्लासरूम में एक टीचर को पढ़ाता है वो उसकी अपनी प्रज्ञा एक अलग होती है, उसको वो भावनात्मक एक लगाव बच्चे के साथ होती है। एग्जाम के बारे में आप मेरा वही आपका है कि भाई अभी थोड़ा वेट किया जाना चाहिए, और यदि अंतिम विकल्प ये है कि यदि प्रमोट किया जाए तो उसके लिए भी कुछ ऐसे एग्जाम जैसे उसको ब्रीफ किया जा सके, जैसे कोई 9 पेपर्स है या 6 पेपर्स है, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव टाइप से या ऑनलाइन सब्जेक्ट से ये सारा चर्चा करने के बाद ही इसको डिस्कस किया जा सकता है। मेरे हिसाब से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी या रतन यूनिवर्सिटी जो है अभी एग्जाम के लिए अपनी डिस्कशन कर रही है, और वो एग्जाम को ही प्रेफर करेगी प्रमोट के। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपकी बातों से और आपके थॉट से ये क्लियर हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस समय समझ रहे थे कि शायद सेशन इतना आगे बढ़ चुका है तो वो डायरेक्ट प्रमोट हो जाएंगे, तो उन्हें अभी थोड़ा और वेट करने की जरूरत है और अपनी एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू करने की जरूरत है कि एग्जाम होना निश्चित है, चाहे वो 15-20 दिन 1 महीना रुके क्यों ना हो। अब मैं आगे अनंत सर की बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर संतोष राजपुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा, जो कि हमारे हनुमानगढ़ ज्ञान कॉलेज के प्रिंसिपल है। कि सर तो अभी जोशी सर बात कर रहे थे कि हमारी जो फिजिकल क्लास है जिसमें कि टीचर्स के सामने सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, जो 1-to-1 फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है उसमें, और जो एक ऑनलाइन क्लास हो रही है उसमें उसका वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है जी। ये हमारे लिए चैलेंज है। इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में हम किस तरह बदल सकते हैं? डॉक्टर संतोष राजपुरोहित। नमस्कार सर। मैं इस बात से सहमत हूं सर कि ऑनलाइन टीचिंग हो सकती है, लेकिन जो फेस टू फेस एक्सप्रेशन है, लर्निंग प्रोसेस है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो भावनात्मक जुड़ाव हमारा विद्यार्थी से रहता है, उसके सामाजिक जीवन से रहता है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से रहता है, वो ऑनलाइन टीचिंग में नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन टीचिंग एक विकल्प हो सकता है, लेकिन जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो क्लासरूम टीचिंग है उसका स्थान गूगल क्लासरूम ले सकता है। हाँ, समय की मांग है और आने वाले समय यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, एजुकेशन सिस्टम में ये देखना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव क्लासेस का विकल्प हो, कि सप्ताह में 2 या 3 दिन या 5 दिन क्लास हो और 1 दिन गूगल क्लासरूम या ऑनलाइन टीचिंग भी हो, कि कभी अगर ऐसी दुविधा आती है तो हमारे सामने वो विकल्प खुला रहे। दूसरी, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आज की स्थिति में भारत में करीब 23.8% परिवार ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट है, और 16.5% लोग हैं जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, और 20.1% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट चलाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, हमारे महाविद्यालयों के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतने विद्यार्थियों का ऑनलाइन एग्जाम करवा सके या गूगल क्लासरूम हो सके और सभी विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन हो, इंटरनेट फैसिलिटीज हो। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था तो ये हो सकती है, लेकिन जो स्थायी कक्षाएं हैं, जो क्लासरूम है, उसका स्थान ये नहीं ले सकते। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम विद्यार्थी को रोबोट बना के नहीं रख सकते। क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह का ट्रेडिशन रहा है कि विद्यार्थियों की जो पारिवारिक समस्याएं हैं या भावनात्मक समस्याएं हैं, उससे भी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षक का जुड़ाव रहा है। और हमारे यहाँ मेरा मानना है कि ट्यूटर कम होते हैं, टीचर या शिक्षक ज्यादा होते हैं। तो जब हम शिक्षक की बात करते हैं, न कि केवल ट्यूटर की, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑनलाइन शिक्षा एक अच्छा विकल्प हो सकता है ऐसी दुविधा के अंदर या समय की मांग के अनुसार। लेकिन वापिस परिस्थितियां सामान्य होने पर हमें जो स्थायी हमारी कक्षाएं हैं, क्लासरूम है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ ये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जरूर रखना चाहिए कि हम सप्ताह में 1 दिन या महीने में 1 दिन रखें, ताकि जो इसका हम उज्जवल पक्ष अगर देखें लॉकडाउन का, तो मैं सहमत हूं पूरी हिसाब से कि जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, टीचर्स हैं, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को सीखा है। और शायद
डॉक्टर संतोष राजपुरोहित जी से हमारा कनेक्शन किसी नेटवर्क का इशू आ गया है। और डॉक्टर संतोष राजपुरोहित जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दीपक चौहान, एक बार मैं आपके पास फिर आना चाहूंगा। जिस तरह से जब लॉकडाउन जो बढ़ा है, एक उसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज भी हमारे साथ में बढ़ गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है साइबर क्राइम का, कि जो हम डिफरेंट ऑनलाइन एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं अपनी क्लासेस लेने के लिए, उनकी वजह से हमारा जो डाटा है वो हैक हो रहा है, जो बहुत सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स ट्रांसफर्स हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो कितने सेफ हैं। तो इसको लेके गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं, किस तरह से इस चैलेंज को देखते हैं? कोविद जी, जो आपका ये सवाल है बहुत ही रीजनेबल एक क्वेश्चन आपका रहा है, मैं समर्थन करता हूं। कुछ टाइम पहले जो मेरा आपसे डिस्कशन चल रहा था ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, स्टूडेंट्स को अप्रोच वो कैसे हो पाएगी, लोग क्या कर सकता है, तो वहीं पर एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू था, जो उस सवाल का एक हिस्सा नहीं था, अभी आपने पूछा है, वो यही है कि जो ऑनलाइन कंटेंट आपको मिल रहा है, पहला क्वेश्चन, जो ऑनलाइन कंटेंट आपको मिल रहा है उसकी स्क्रीनिंग होकर आ रही है, नहीं आ रही है। तो सीधी सी बात है कि उसकी स्क्रीनिंग का अभी कोई सवाल पैदा नहीं हो पा रहा है। हम स्टूडेंट्स को एक जो कि अनलॉफुल एक कंटेक्स्ट वहां पर होता है, कंटेंट है, उससे कैसे बचा पाएं, ये दूसरा सवाल है। और तीसरी जो बात करते हैं हम यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स हैं उनके या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स की हम बात करते हैं वहां पर। तो ये गवर्नमेंट की ओर से साइबर क्राइम का जो है हमारा डेवलपमेंट उसी तरीके से नहीं हो पाया है। जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पहले हमारे पास यूज में आती है, फिर उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर जो है जब प्रैक्टिकली वो चीजें हमारे सामने आएंगी तो उसके लिए धीरे धीरे से एक सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है या उसको डेवलप किया जाता है। तो समस्याएं अभी ये सामने आई हैं कि हमारा जो डाटा है, राइट टू प्राइवेसी की हम बात करते हैं, तो पहले तो अपनी जो बेसिक और फंडामेंटल राइट हमारा है, जो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारे लीगल राइट्स है उनके हम प्रोटेक्शन की, उनके संरक्षण की बात हम करते हैं। तो अभी ये चैलेंजेस हैं, बने हुए हैं। मेरा मानना यही है कि ये धीरे धीरे करके, जैसे कि अभी पुरी साहब ने बताया है आपको, या प्रिंसिपल साहब की बात उससे पहले हुई थी, तो ये मुद्दा ऐसे ही है। और हम यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सेंसर एक करना पड़ेगा हमको डाटा को, उसके बाद ही वो कंटेंट है वो बच्चों के पास तक पहुंच पाए। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है उनका भी एक बड़ा रोल आ जाता है। बच्चे पर ध्यान भी नहीं, अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, सपोज कीजिए अगर हम इसमें 10th या 12th लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है, जो हायर एजुकेशन है, वो बच्चा वहीं से हमारे पास आ रहा है, जो मटेरियल है वो वहीं से आ रहा है, प्रोडक्ट वहीं का आता है, तो उनके भी प्रोटेक्शन की बात हमको देखनी है। तो बिल्कुल आपकी बात में समर्थन करता हूँ, एग्री करता हूँ कि इसके लिए साइबर जो क्राइम है वो, हमारा जो साइबर क्राइम सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएंगी, और हम इन रास्तों को भी अपनाएंगे कि हम अपने बच्चों का जो प्राइवेसी का है, डाटा है, बैंक डिटेल्स हैं, या उनके गार्जियंस की, अगर किसी गार्जियन का फोन बच्चा यूज कर रहा है, स्टूडेंट हमारा यूज करता है, तो उस केस में उसके डाटा की प्रोटेक्शन की पॉलिसी भी हमको ऑप्ट करनी पड़ेगी। और मे भी कुछ शायद आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए कि जो आपके जो डाटा एक्सेस है वो केवल आपका मीडिया डाटा एक्सेस का एक लिमिट हो जाए, कि आप यही डाटा जो है मोबाइल फोन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू एक्सेस हो सकता है, जो पासवर्ड्स लगे हुए हैं वो एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये स्क्रीनिंग का और सेंसरशिप का एक मामला है, जो कि मानता हूं मैं कि वो धीरे धीरे करके हमारे पास डेवलप हो जाएगा। सरकार या एजेंसी इस बारे में बिल्कुल काम करेंगी। डेफिनेटली सर, गवर्नमेंट को इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर आल्सो इसके ऊपर कुछ कमेंट देना चाहते हैं, तो वाइस चांसलर सर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपने व्यूज शेयर करें। सर प्लीज माइक ऑन करें। सर माइक ऑन करें। यस सर। या बहुत ही यूजफुल डिस्कशन चल रहा है। हमने डिफरेंट इश्यूज को कवर करते हुए, एडमिशन रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड, एंड देन ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह से कैसे बचा जाए, इन सारी बातों पर चर्चा की है। मैं चाहता हूं कि अब थोड़ा समय भी कम बचा है, तो सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स 2-2 मिनट में दें, और जब क्लोजिंग रिमार्क्स
दें उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो इस कोविड-19 की पैंडेमिक के कारण बहुत ही समसामयिक हो गई है, इनके बारे में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि डिस्कशन जो चल रहा है वो फेस टू फेस वर्सेस ऑनलाइन, एग्जामिनेशन सेशन डिले या कॉप अप विद द डिले ऑफ द सेशन, मेरे ख्याल से ये इशू तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो एक दो इशू है जिस पर मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहूँगा कि एक तो ये है कि शॉर्ट टर्म इश्यूज क्या है और लॉन्ग टर्म इश्यूज क्या है। ये जो थ्रेट है ये लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है, बहुत जल्दी नहीं जाएगा, तो हमें जो स्ट्रेटजीज बनानी है उसके आधार पर हमको दो तरह की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। दूसरा, डॉक्टर रविंद्र पुरी साहब ने जो बात कही कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत जल्दी कॉप अप करके ऑनलाइन डिलीवरी मैकेनिज्म सीखा है, तो यहाँ पर मैं एक इशू आप सब लोगों के विचारार्थ रखना चाहूँगा और वो ये है कि अभी तक हायर एजुकेशन सिस्टम जो है उसके लिए कोई टीचर्स ट्रेनिंग नहीं है। ये माना जाता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की या अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो एजुकेशन है उसके लिए टीचर को किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, और हो ये रहा है कि शिक्षा का प्रसार जिस तेजी से हो रहा है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का प्रसार जिस तेजी से हो रहा है, तो हमारे सामने क्वालिटी टीचर्स की कमी है, फैकल्टी की कमी है, और न केवल कमी है, बच्चा जब फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएशन करके आता है तो वो अपने तरीके से क्लासरूम टीचिंग पढ़ाने लगता है। तो क्या हम ये समय है जब हम इस पर विचार करें कि क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जिस तरह से स्कूल एजुकेशन में, नर्सरी एजुकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आवश्यकता है, उस तरह की आवश्यकता नेट स्लेट तो अपनी जगह है ही, लेकिन नेट स्लेट के अलावा क्या हायर एजुकेशन के लिए भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन सारी बातों को कवर किया जाए जो आने वाले समय के लिए टीचर्स को तैयार करेंगे। जो पैंडेमिक आज हम भोग रहे हैं और आने वाले समय में और पता नहीं किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं, तो उन चैलेंजेस के लिए हमको तैयार करें और उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो ट्रेनिंग कोर्स बनाया जाए। तो क्वालिटी के साथ ही साथ एक और इशू है और वो है कि जो इनकम लॉस हुआ है इस पीरियड में, इस पैंडेमिक में अचानक लॉकडाउन के कारण जो इनकम लॉस हुआ है, और उस इनकम लॉस के चलते जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि हमारे आने वाले सेशंस में स्टूडेंट एनरोलमेंट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा, और उसके कारण जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अच्छे एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत जल्दी कॉप अप कर लेंगे। उनके पास ऐसी महामारी से लड़ने के लिए, ऐसी चीज़ों से लड़ने के लिए बचाए हुए फंड्स हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इसके साथ ही जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के पास अगर उनका रोजगार 2-4 महीने के लिए नहीं है, 6 महीने के लिए चला गया है, तो क्या वो फीस वगैरह भर पाएंगे, और नहीं भर पाते हैं तो उस सिचुएशन से हमको कैसे निपटना होगा। तो हमारी स्ट्रेटजीज क्या हो, मैं चाहूँगा कि सारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस पर विचार करें, 2-2 मिनट लें और ये बताएं कि किस तरीके से हम आने वाले समय में अच्छे टीचर्स की एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट्स, अच्छा रिक्रूटमेंट और हम बचा हुआ काम समय पे पूरा कर सकें, ताकि आने वाले समय में ऐसी महामारियों से हम लड़ सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसकी जो क्लोजिंग रिमार्क्स की शुरुआत है मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी से करना चाहूंगा कि जो एक फाइनेंशियल इशू है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों के पास में जॉब नहीं है,
तो वो किस तरह से अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे जब उनके पास में पैसा नहीं है, इंस्टीट्यूशंस के पास में पैसा नहीं जाएगा, तो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो है हम किस तरह से देख सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर चैलेंज जो है उसको किस तरह से कोप अप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल कोविड जी, ये वीसी साहब ने जो 2 सवाल उठाए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही जरूरी थे, इनके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी था। पहला सवाल ये था कि जो टीचर है उसकी क्वालिटी कैसी रहती है, क्योंकि वो सीधा एमए करता है या एमएससी करता है, यूजीसी नेट करता है या पीएचडी करता है और सीधा वो क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए आ जाता है। यहाँ ये मैं आपको एक बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि हमारा जो एक मनोवैज्ञानिकों ने जो शोध किए हैं वो उन्होंने ये देखा है कि अगर एक बच्चे को स्कूल में अच्छे टीचर, कॉलेज में अच्छा लेक्चरर अगर उसको मिल जाता है तो उस बच्चे का भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। उसका कारण ये है कि अच्छे टीचर जो होते हैं उनकी भूमिका माँ बाप से भी ज्यादा होती है और वो माँ बाप से भी ज्यादा बच्चों को संभालते हैं। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि कॉलेज में कई बार पढ़ाते हुए हम बच्चों की वो हरकतें या वो बातें या वो बिहेवियर उनका नोट करते हैं जिनके लिए उनके माँ बाप उनको अक्सर नहीं रोकते हैं, लेकिन टीचर होने के नाते हम उनको रोक पाते हैं तो बच्चों का अच्छा भविष्य उस तरफ बनता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज है कि जिस तरीके की ट्रेनिंग एक टीचर्स की होती है कॉलेज की बाकायदा से, वैसी चाहे 2 महीने की हो, 4 महीने की हो, 5 महीने की हो, इस तरीके का एक ट्रेनिंग कोर्स लेक्चरर का बाकायदा से होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे लेक्चरर या स्कूल टीचर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। हम लोगों को उन लोगों को टीचिंग के अंदर लेके आना चाहिए जो पैदा ही टीचर बनने के लिए हुए हैं। देखा यह गया है कि जैसे एक लेक्चरर बनने के लिए अगर उसने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है और वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो 15 मिनट के या 10 मिनट के इंटरव्यू से ये नहीं पता चलता है कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। हमें ये तो पता है कि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, लेकिन हमें ये बिल्कुल पता नहीं चल पाता है कि वो बच्चा जो है वो क्लासरूम में जाके बच्चों के साथ किस तरीके का बिहेव करने वाला है। और आज की तारीख में हम लोगों को बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी है, उन लोगों को हम लोगों को समझाना भी है। तो हमें बाकायदा से क्लासरूम में टीचर होता है, उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। अगर वो गलत बोल रहा है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई सेंसर नहीं है। इसलिए हम लोगों को, मैं वीसी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं, हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो लोग बेहतरीन टीचर बनके क्लासरूम के अंदर खड़े हो सकते हैं। ये पहली बुनियादी चीज है। मैं समर्थन करता हूं कि इस तरीके की कोई ना कोई एक नौकरी के बाद एक इस तरह की एक ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए टीचर्स का कि उन्होंने वहां पर जाकर बच्चों को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से समझाना है, पहली चीज। दूसरी बात जो संकट मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार कह रही है अपने टीचर्स को तनख्वाहें दो, एम्प्लॉइज को तनख्वाहें दो, बच्चों से पैसे मत लें, बच्चों के ऊपर इस तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आखिर पैसे आएंगे कहां और बड़ी बड़ी संस्थाएं चलेंगी कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सरकार के जब भी कोई नुमाइंदे कहीं बैठे होते हैं, कोई एमएलए बैठे होते हैं या कोई इस तरीके के लोग बैठे होते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि सरकार की तरफ से इस तरीके के पैकेजेस भी होने चाहिए जो इस तरीके की शैक्षणिक संस्थाओं को देने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा बिजनेस बिगड़ गया, हमारा बिजनेस थोड़ी देर के लिए ठप हो गया, हम लोग नुकसान में आ गए, हम झेल लेंगे, लेकिन अगर शिक्षण संस्थान बंद हो गए तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें शिक्षण संस्थाओं के लिए भी सरकार की तरफ से पैकेज होना चाहिए। बाकायदा से ये सोचना चाहिए कि टीचर्स को तनख्वाहें, किसी भी प्राइवेट संस्था है चाहे किसी भी प्रकार की संस्था है, टीचर्स के ऊपर किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, टीचर्स को बाकायदा से मिलते रहने, क्योंकि टीचर ही वो समुदाय है, वो फिगर है, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है समाज के अंदर जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि हमने अगले 50, 60 साल, 100 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट की है। आज की तारीख में हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं कि आज हम मजदूरों को खाना दे रहे हैं क्योंकि उनको हमने भूखा मरने नहीं देना है। बिल्कुल सही बात है। हमने किसी को
को भूखा मरने नहीं देना है। लेकिन अगर हमने टीचर को समय पे तनख्वाह नहीं मिली और वो शिक्षण संस्थान जहां वो टीचर्स काम कर रहे हैं उनके पास कोई फाइनेंशियली अगर किसी प्रकार की कमी आ गई, वो तनख्वाहें देने में असक्षम हो गए, तो फिर हम लोगों को सरकार का मुंह देखना पड़ेगा और ये सरकार को अभी से सोचना चाहिए। और मैं इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, जो बात वीसी साहब ने बोली है मैं इसके साथ हूं कि हम लोगों को दो तरह की चीजें चाहिए। पहले हम लोगों को इस समय ये ध्यान रखना है कि जो टीचर कम्युनिटी में जो लोग एंटर कर रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जो टीचर बनने के लिए ही पैदा हों। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैंने टीचर बनने का फैसला किया उससे पहले मेरी पुलिस में सेल टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में और बाटा शू कंपनी में ऐसे तरह तरह की जगह पे मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी, लेकिन मैंने घर वालों से झगड़ा करके कि मैंने टीचर बनना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बोलने में मैं ज्यादा बेहतर हूं और मैं लोगों तक अपनी बात कम्युनिकेट कर पाता हूं, और मैंने टीचर बना। और आज मुझे 32 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे गौरव महसूस हो रहा है। 32 साल के बावजूद भी सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को बता दूं, अपने कुलीग्स जो इस समय सुन रहे हैं उनको बता दूं कि आज भी मैं रात को लगातार 2 घंटे बैठकर रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल, नई नई थ्योरीज, नई नई बातें पढ़ाने की नई नई टेक्निक्स आज भी सीख रहा हूं। आज भी मैं रात को बैठकर पढ़ता हूं। तो हम लोगों को अपनी जो वो शार्पनेस है उसको हमेशा बरकरार रखने के लिए लगातार अपडेट होते रहना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोगों को ये समझनी होगी कि टीचर्स और टीचिंग कम्युनिटी और उनको सम्मान देने वाली जो शिक्षण संस्थान हैं वो बेहद ज्यादा खतरे में है। सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना है, अगर टीचर बरकरार है तो शिक्षा बरकरार है, और शिक्षा बरकरार है तो देश का भविष्य बरकरार है। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, देश का भविष्य बरकरार रखना है तो हमें क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना होगा। डॉक्टर अनंत जोशी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। सर आप प्लीज अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में दें। डॉक्टर अनंत जोशी। सर माइक ऑन करें प्लीज। सर माइक। हेलो जी। हेलो जी, मेरा ये मानना है सर कि अभी जो वैश्विक महामारी जो है, इस वैश्विक महामारी में बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो है जो पहले तकनीक से बिल्कुल, और ये सही कहा है कि कुछ टीचर्स ने टेक्निक को सीखा और टेक्निक के द्वारा वो स्टूडेंट तक अपनी अप्रोच बना रहे हैं, लेकिन टेक्निक जो है वो हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, और उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें फाइनेंस के बिना ये चीजें नहीं होती। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि टीचर्स की सैलरी या दूसरी जो पैसे आ रही है, तो सरकार को ये चाहिए कि जो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसमें स्कॉलरशिप के द्वारा, एक तो वर्तमान में तो सरकार की गवर्नमेंट संस्थाओं की है, तो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है उनको भी स्कॉलरशिप के द्वारा प्रमोट करे, और एजुकेशन सेस के द्वारा कोई ऐसा फंड कलेक्ट किया जाए जो ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को तो फाइनेंशियल रूप से थोड़े से वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करे, उनके टीचर्स को जो है ट्रेनिंग की बात की सर ने, वाइस चांसलर साहब ने बहुत अच्छी कही कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जैसे अभी वर्तमान में हमारे टीचर्स के जो ओरिएंटेशन कोर्स और लिटरेसी कोर्स है वो क्वालिटी टीचर्स को बनाने में इसका सहयोग होता है, लेकिन इसके साथ साथ भी डिजिटल तकनीक के लिए भी ऐसी कोई टेक्निक होनी चाहिए जिससे एक टीचर जो है टेक्निक से यूजुअली फ्रेंडली होकर अपने स्टूडेंट्स को वह ज्ञान जो उसके पास है वो स्टूडेंट तक अपना कम्युनिकेट कर सके, ना कि डिलीवर कर सके। क्योंकि एक हम जो क्लासरूम में होते हैं तो अपना जो नॉलेज होता है वो स्टूडेंट को कम्युनिकेट किया जाता है, ना कि डिलीवर, क्योंकि हम सिर्फ फेस रीडिंग भी करते हैं, आई कांटेक्ट भी उसके साथ। तो थैंक यू सर, हमारे पास में टाइम खत्म होता जा रहा है, तो मैं कंक्लूडिंग की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर संतोष राजपुरोहित जी से गुजारिश करूंगा, प्लीज 1 मिनट के अंदर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें सर। डॉक्टर संतोष राजपुरोहित जी। मेरा मानना है सर कि इस कोविड-19 में पूरे विश्व के अंदर करीब 157 करोड़ के आसपास विद्यार्थी हैं हुए हैं, और इसका 32% अकेले भारत में है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें टेक्निक फ्रेंडली होना पड़ेगा, अल्टरनेटिव क्लासेस के बारे में सोचना पड़ेगा, और
जो रेगुलर क्लासेस है वो जैसे ये संकट दूर होता है उसके साथ साथ हमें जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो भी देखनी पड़ेगी। और साथ ही मैं वीसी साहब से सहमत हूं कि टीचर्स के लिए इस तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज हो कि वो अपने आप को अपग्रेड करें और उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स को आगे अच्छा दे पाए। लेकिन एक बात यहाँ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी संकट है तो अवसर भी लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। इस दौरान जितना टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन सीखने की कोशिश की है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिन्होंने, आदरणीय वीसी साहब बैठे हैं, बिग डेटा एनालिसिस और ये सारे कोर्सेज इस तरीके से छोटे छोटे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जो हम सीख पा रहे हैं और स्टूडेंट्स आगे रिसर्च में और इसमें ग्रोथ कर पा रहा है। एक बार मैं एसकेडी परिवार को फिर धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस वेबिनार के माध्यम से इस ज्वलंत विषय को यहाँ उठाया। और डॉक्टर दीपक चौहान से मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा इस वेबिनार का। जी डॉक्टर कोविद जी, जैसे कि हमारे वाइस चांसलर साहब के क्वेश्चन रहे थे शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी। सर, कवरिंग दीज टू पॉलिसीज, my suggestions are here in conclusive remark. One is administrative measures to safeguard the operation of the system. Second, financial resources के बारे में भी वही पॉलिसी चाहिए। तीसरा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही मैं बात सर एक साथ कर रहा हूँ। एंड द प्रोविजंस ऑफ रिसोर्सेज टू कंटिन्यू ट्रेनिंग एक्टिविटी, जैसे कि आपने कहा है, जैसे कि पुरी साहब और संतोष जी, अनंत जोशी जी बोले हैं, मैं उन सभी चीजों को कंक्लूड करना चाहूंगा और समर्थन करना चाहूंगा उन सभी की जो कंक्लूसिव रिमार्क रही है उन सभी का। सर, इस रिमार्क के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पॉलिसी को सोचते हुए, शॉर्ट टर्म की हमारी जो पेंडेमिक है वो कुछ टाइम के लिए, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। अगर हम पेंडेमिक को अकरिंग मानते हैं तो ठीक है सर, ये बहुत जल्दी नहीं जाएगा। अगर इसको हम स्प्रेडिंग मान रहे हैं तो बहुत जल्दी हमारे पास से ये चला जाएगा। जैसे कि हमारा इंडिया का जो रेट है, जो डेथ रेट है, वो इसको बता रहा है कि हमारे यहाँ पर जो स्प्रेड हुआ है इसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो पाए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो सर यहाँ पर मैं गवर्नमेंट सिस्टम के लिए हायर एजुकेशन को लेकर कुछ सजेशंस मेरे हैं, 4 सजेशन सर। साथ साथ ही जो है हायर एजुकेशन को लेकर भी 4 मेरे सजेशंस हैं जो कि मैं कंक्लूसिव रिमार्क में आपकी समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। फर्स्ट सर, फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंक्लूड हायर एजुकेशन इन द स्टिमुलस प्लान इकोनॉमिक एंड सोशल रिकवरी। सर, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रिकवरी की हमको यहाँ पर बात करनी होगी। नेक्स्ट वन इज सर, just to forge a national consensus for a strategy for fostering recovery for innovation in higher education. ये सर हमको innovation and invitation दोनों ही चाहिए, हम invite कर रहे हैं। therefore innovation अगर वो हम अपने प्रोफेसर से, टीचर से, या जो अच्छे टीचर्स हमारे जो कि मेहनती टीचर जो डे नाइट वर्क कर रहे हैं उनसे ले सकते हैं। सर, थर्ड पॉइंट यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए मेरा जो क्वेश्चन आता है, just to provide a clear regulatory environment when reopening the classrooms and to generate the security for the students. Security and safety both are important here. तो जो हम उसको रीओपन कर रहे हैं तो वहां पर जो है सर एक हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फिर से होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं स्प्रेड दोबारा से ना हो हमारे यहाँ पर, इस तरह की कोई और चीज भी ना आए। सर, फोर्थ कमेंट टू लास्ट है जो गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, जस्ट टू कमिट टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सर, लोकल कोऑपरेशन के साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी वहां पर हमको चाहिएगा कि हम उनसे जो टेक्नोलॉजी है उसको जल्दी से ऑफ करें और उसको सर हम वहां पर स्प्रेड कर पाए। सर, विद दिस just some points and conclusive remark for just one and a half minutes, sir. For higher education institutes, sir, just to anticipate a long-term cessation, focusing efforts on ensuring teaching continuity and guaranteeing equity to all students, sir, means to promote such type of mechanism, monitoring and efficient support for all the students. Sir, number 2, design pedagogical measures to evaluate training and generate mechanism to support learning for disadvantaged students. सर, ये हमारे लिए important हो जाता है हायर एजुकेशन के लिए। Third one is just to document the pedagogical changes introduced and their impact. उनके impact assessment हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, उनको साथ साथ वो करने चाहिए कि उसका बेनिफिट एक्चुअल में हो पा रहा है या हम अपने ऊपर एक और बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी देखना होगा कि बच्चे को फायदा नहीं मिल पा रहा है, हमने टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया है लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रही है। Second, lastly, just to learn from mistakes and scale up digitization, hybridization, and sir, the learning of such type of all the activities. And sir, last I would like to state here and the final remark, to promote internal reflection on the renewal of the teaching and learning model. Sir, ये भी हमको डेवलप करना पड़ेगा, whether that learning model is for the quality teachers or for the students. We have to cover
both these things. And so these are the suggestions for higher education institutes, and government need to cope up with the private institutions also, along with the government institution. So with these some findings, I would like to say my thanks to the Vice Chancellor sir, the colleague panelist, and Dr. Kovid ji. थैंक यू सर। अब मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर सर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप भी कंक्लूडिंग अपना रिमार्क्स दे दें, उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करेंगे। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर। सर मैं सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि चर्चा को बहुत ही पॉजिटिव रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज के बारे में जो मैंने इश्यू उठाया था उसके ऊपर काफ़ी अच्छे विचार आए हैं कि शॉर्ट टर्म में भले ही हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पैंडेमिक का असर खत्म होता है हम पुनः फेस टू फेस टीचिंग की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि फेस टू फेस टीचिंग का कोई विकल्प नहीं लग रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जब वेब कनेक्टिविटी 5G या उससे भी ज़्यादा हो और गाँव तक उसकी पहुंच हो और कॉमन आदमी, गरीब तबके के लोग अगर इस तक पहुंच रखते हो, इसका डेटा इतना सस्ता हो जाए, तब हम भले ही पूरी ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो ब्लेंडेड एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करी राजपुरोहित सर ने और दूसरे दीपक सर ने भी, कि कुछ क्लासरूम टीचिंग हो और साथ ही साथ 25% या whatever percent we may decide at the university level, it should be on the online mode. So it will give both exposure, face-to-face teaching as well as the online teaching. So that will be a great idea that we go for the both. Then looking at the financial situation, government should think of to a plan of refinancing or financing higher educational institutions and particularly universities under the either at the central level or at the state level, so that whatever financial crunch the universities are facing in the short term, they might be given an interest-free loan or such loans which can be repaid in the immediate future. Whenever our financial position become good, then we can repay it. So loan may be given interest-free. So that will be a very great idea. Then finally, this is the time when we should think that whether the training for higher education should be started. So that is a national issue at the government, central level and the state level. More discussion on this issue is required, that how to improve the quality of the faculty, quality of the students, so that our students can become internationally competitive. That is very, very important. So if these issues are taken up, I think we will be able to meet the risks and challenges of the educational sector immediately and also in the near future. Thank you. थैंक यू सर। से पहले मैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन श्री दिनेश जुनेजा जी, हमारी स्पॉन्सरिंग बॉडी के चेयरमैन श्री बाबूलाल जुनेजा जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर M.K. गडोलिया, हमारे रजिस्ट्रार सर डॉक्टर राजेश कसवा, और आज के हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर दीपक चौहान, डॉक्टर रविंदर पुरी, डॉक्टर संतोष राकी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के, और उम्मीद करता हूं कि आगे जब भी हम इस तरह के वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे आप डेफिनेटली अपना टाइम और अपने जो व्यूज हैं वो देंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir.